तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, ये क्लास आपकी बीएड फोर्थ सेमेस्टर की क्लास है और हम लोग दूसरा पेपर पढ़ रहे हैं, गाइडेंस एंड काउंसलिंग इन स्कूल, विद्यालय में निर्देशन और परामर्श। इससे पहले की क्लासेस में दोस्तों हमने गाइडेंस का कॉन्सेप्ट जाना, गाइडेंस का मीनिंग जाना और मीनिंग के साथ ही हमने उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी देखे, यानी कि विशेषताओं को भी देखा। और उसके बाद हमने डेफिनेशंस को देखा था कि क्या डेफिनेशंस हैं गाइडेंस की। और उसके बाद हमने गाइडेंस के नीड पढ़ा। गाइडेंस की नीड हमने एजुकेशनल फील्ड में, वोकेशनल फील्ड में, सोशल सेक्टर में, पॉलिटिकल फील्ड में, साइकोलॉजी के क्षेत्र में, सब में हमने गाइडेंस की नीड को पढ़ लिया। उसके बाद आज हम लोग गाइडेंस के ऑब्जेक्टिव को पढ़ने वाले हैं कि निर्देशन के उद्देश्य क्या होते हैं, निर्देशन क्यों दिया जाता है, इसके पीछे क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं। तो दोस्तों, यदि चैनल पे नए होंगे तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। जब भी क्लासेस आपकी अपलोड होती हैं इस चैनल पे, सबसे पहले लिंक टेलीग्राम पे ही जाता है, तो आपको पता वहीं से चलेगा कि क्लास अभी अपलोड हुई है और आप तब देख पाएंगे। और इसके साथ ही दोस्तों, अगर इस पेपर के नोट्स आपको ख़रीदना है या लेना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दिया गया होगा, आपको उस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके या कॉल करके इस नोट्स को ले सकते हैं। अगर आप एक पेपर के नोट्स लेते हैं तो आपको 100 रुपये पे करना होगा, और अगर आप दो पेपर यानी स्कूल मैनेजमेंट और गाइडेंस एंड काउंसलिंग इन स्कूल दोनों पेपर के नोट्स लेते हैं तो आपको 200 रुपये पेमेंट करके लेना होगा। तो अगर आप नोट्स को लेना चाहते हैं तो कांटेक्ट कर सकते हैं, और नहीं लेना चाहते हैं तो ऑनलाइन वीडियो लेक्चर को देखकर अपना नोट्स तैयार कर लीजिए। तो देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है निर्देशन के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गाइडेंस, ऑब्जेक्टिव ऑफ गाइडेंस। तो निर्देशन के उद्देश्य में हम पढ़ना जब स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम जानते हैं कि भाई निर्देशन क्या है। निर्देशन कोई व्यक्ति है, उसके पास कोई समस्या आ जा रहा है या किसी क्षेत्र में वो निर्णय लेने में असमंजस की स्थिति में है, तो वो मार्गदर्शक के पास जाता है और मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहता है कि मैं इस विषय में निर्णय लेने में असमर्थ हूँ, आप मुझे थोड़ा गाइड कीजिए ताकि मैं इस पक्ष में, इस विषय में निर्णय ले सकूँ। तो ये जो सहायता प्रदान की जाती है सुझाव देकर, सजेशन देकर, इसको ही हम क्या बोलते हैं, निर्देशन बोलते हैं। तो ये निर्देशन देने का क्या उद्देश्य होता है? निर्देशन देने का उद्देश्य ये होता है कि व्यक्ति के पास जो भी समस्या है, जो भी उसको दिक्कत आ रही है किसी चीज़ से समायोजन करने में, उसको समायोजन की क्षमता का विकास करना उसके अंदर, और जो समस्या उसके पास आ रही है उस समस्या का समाधान करना निर्देशन का उद्देश्य होता है। अब देखिए इसमें क्या है, निर्देशन की आवश्यकता जीवन के प्रत्येक के क्षेत्र में होती है। निर्देशन की जो आवश्यकता है जीवन के प्रत्येक के क्षेत्र में होती है, सामाजिक क्षेत्र में होती है, मनोवैज्ञानिक क्षेत्र में होती है, राजनीति क्षेत्र में होती है, शैक्षिक क्षेत्र में होती है। आज हर क्षेत्र में निर्देशन की आवश्यकता है। इसी कारण निर्देशन के अनेक उद्देश्य होते हैं। भाई, निर्देशन का उपयोग अगर एक क्षेत्र में किया जाता तो उसके उद्देश्य कुछ सीमित होते, लेकिन अब अलग अलग क्षेत्र में हर जगह निर्देशन का उपयोग किया जाने लगा है तो उसके उद्देश्य भी क्या हो गए हैं, अनेक हो गए हैं। शैक्षिक उद्देश्य हो गए हैं, राजनीतिक उद्देश्य हो गए हैं, मनोवैज्ञानिक उद्देश्य हो गए हैं, व्यावसायिक उद्देश्य हो गए हैं। परंतु फिर भी निर्देशन का एक ही महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है, और वह उद्देश्य है जीवन से संबंधित विविध परिस्थितियों के समुचित चयन, विश्लेषण एवं समायोजन हेतु इस प्रकार की सहायता प्रदान करना जिससे वह इन समस्याओं का समाधान करने में स्वयं सक्षम हो सके। देखिए, बोला क्या जा रहा है कि निर्देशन की आवश्यकता बहुत सारे क्षेत्रों में होती है, इसलिए उसके उद्देश्य तो बहुत होते हैं, लेकिन फिर भी निर्देशन के कुछ ऐसे उद्देश्य हैं जो कि महत्वपूर्ण हैं और ये सभी क्षेत्रों में लागू होते हैं। वो उद्देश्य कौन कौन से हैं? जब कोई व्यक्ति अपने जीवन को जीता है तो उसके जीवन में कुछ विविध परिस्थितियां आती हैं, कॉम्प्लेक्स सिचुएशन क्रिएट होते हैं।
तो उन विविध परिस्थितियों से कैसे वो समायोजन कर सके, उन विविध परिस्थितियों को कैसे वो उसका विश्लेषण कर कर उससे पार पा सके। इस हेतु जो मार्गदर्शक होता है उसको मार्गदर्शन करता है, सजेशन देता है, सहायता प्रदान करता है और उसके समस्याओं का समाधान करने के लिए उसको सक्षम बनाता है, सजेशन देके उसको समझा के और फिर व्यक्ति अपने समस्याओं का समाधान खुद से कर लेता है। तो निर्देशन का उद्देश्य होता है कि व्यक्ति के जीवन में जो विविध परिस्थितियां हैं उसमें वो वांछित चीज़ों का चयन कर कर, विश्लेषण कर कर उसको उसमें समायोजन कर सके और अपने समस्याओं को समाधान करने में सक्षम बन सके। तो ये निर्देशन का प्रमुख उद्देश्य होता है। लेकिन यहाँ पर आगे क्या है कि व्यक्ति एवं समाज व राष्ट्र से संबंधित अनेक प्रकार की आवश्यकताओं को दृष्टि में रखते हुए निर्देशन के निम्नलिखित उद्देश्य निर्धारित किए जा सकते हैं। यहाँ पे देखिए वैयक्तिक, सामाजिक एवं राष्ट्र को ध्यान में रखकर निर्देशन के कुछ उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं और उन्हीं उद्देश्यों को हम पढ़ेंगे। तो कुछ बिंदु हैं जिनको कि देख के हम निर्देशन के उद्देश्य टॉपिक को पढ़ लेंगे। तो पहला जो उद्देश्य है वो है वैयक्तिक एवं सामाजिक प्रगति से संबंधित समस्याओं के योग्य बनाना। देखिए जो एक व्यक्ति होता है इसको इंग्लिश में बोलेंगे डेवलपिंग कॉम्पिटेंसी टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू इंडिविजुअल एंड सोशल प्रोग्रेस। जो एक व्यक्ति होता है वो अपने व्यक्तिगत जीवन में भी प्रगति करना चाहता है, सामाजिक जीवन में भी प्रगति करना चाहता है, लेकिन इस जीवन में प्रगति जब वो करना चाहता है तो उसको कई समस्याएं आती हैं और उन समस्याओं को वो खुद से सॉल्व कर सके, खुद से समाधान कर सके, इस योग्य उसको बनाना निर्देशन का उद्देश्य होता है। देखिए इसके अंदर क्या चीज़ है, जो निर्देशन करता होता है या जो मार्गदर्शक होता है, जो गाइड होता है या जो गाइडेंस गिवर होता है, वो निर्देशन क्यों देता है, निर्देशन के पीछे उद्देश्य क्या होता है, वो व्यक्ति का जो समस्या है उसको समाधान करके नहीं देता है बल्कि व्यक्ति खुद से समस्या को समाधान कर सके इस योग्य बनाता है निर्देशनकर्ता व्यक्ति को। समस्या समाधान करने के योग्य व्यक्ति को बनाता है निर्देशनकर्ता। निर्देशनकर्ता उस व्यक्ति निर्देशनकर्ता जो है वो समस्या समाधान करके नहीं देता है बल्कि व्यक्ति को समस्या समाधान करने के योग्य बनाता है। किस व्यक्ति को, जिस व्यक्ति के पास समस्या आई है या जो व्यक्ति समस्या से ग्रसित है वही मार्गदर्शन लेने जाएगा निर्देशनकर्ता के पास। आगे क्या है, इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए निर्देशन के द्वारा व्यक्ति में निहित योग्यता एवं क्षमताओं की जानकारी प्राप्त की जाती है और व्यक्ति को इन विशेषताओं से परिचित कराया जाता है। देखिए जब व्यक्ति अपने वैयक्तिक जीवन में, सामाजिक जीवन में प्रगति नहीं कर पाता है किसी समस्या के कारण और निर्देशनकर्ता के पास जाता है तो जो निर्देशनकर्ता होता है वो सबसे पहले क्या करता है, व्यक्ति से उसकी योग्यता के बारे में पूछता है, उसकी क्षमता के बारे में पता लगाता है कि इस व्यक्ति के अंदर क्या क्या योग्यता है, क्या क्या क्षमता है और उसी के अनुरूप उसकी जो विशेषताएं होती हैं, उसकी योग्यता, उसकी क्षमता से उसको परिचित कराने का काम करता है। उसको बताता है कि आपके अंदर ये भी योग्यता है, आपके अंदर ये भी क्षमता है, अगर आप ऐसा करेंगे तो ऐसा कर सकते हैं। आगे क्या है, आगे है आपका, इस परिचय के आधार पर ही वह अपने विकास की प्रक्रिया, उपलब्ध अवसरों तथा समाज की विभिन्न परिस्थितियों को पहचानना सीखता है। कौन पहचानना सीखता है? जो व्यक्ति समस्या से ग्रसित होता है। यह पहचान ही व्यक्ति को इस योग्य बनाती है कि व्यक्ति अपने विकास पथ पर निरंतर अग्रसरित होते हुए समाज में प्रगति करता है। जब जो निर्देशन करता होता है वो व्यक्ति को उसकी योग्यता, उसकी क्षमता से परिचित करा देता है, उसकी विशेषताओं से परिचित करा देता है, तो फिर व्यक्ति जो अपने विकास की प्रक्रिया है और जो उसके जीवन में उपलब्ध अवसर हैं उसको वो उपयोग करना सीख जाता है। और जब उसको वो उपयोग करना सीख जाता है तो वो इस योग्य बन जाता है कि अपने समस्या का समाधान कर कर अपने वैयक्तिक और सामाजिक जीवन में अग्रसरित हो सके। आगे क्या है, आगे है, अतः संक्षेप में यह भी कहा जा सकता है कि निर्देशन का उद्देश्य आत्म प्रदर्शन हेतु व्यक्ति को सक्षम बनाना है कि खुद से परफॉर्मेंस कर सके व्यक्ति अपने जीवन में
आत्मदीपो भवः की शाश्वत विचारधारा को व्यवहारिक स्वरूप प्रदान करके यह व्यक्ति को अपना पथ स्वयं ही प्रशस्त करने में सहायता प्रदान करती है। तो निर्देशन देने के बाद जो व्यक्ति होता है वो अपने जीवन में अपना आत्म प्रदर्शन कर पाता है, अपने लाइफ को परफॉर्म कर पाता है खुद से, और जो समस्याएं उसके जीवन में आई रहती हैं उसको वो सॉल्व करने में सक्षम बन पाता है। ये चीज़ है। अगला बिंदु है आपका वातावरण से समुचित समायोजन हेतु सहायता। अब देखिए इसको इंग्लिश में बोलेंगे असिस्टेंस टू एडजस्ट एडेक्वेटली विथ द इन्वायरमेंट। देखिए वातावरण, इन्वायरमेंट, वातावरण मतलब आप समझते होंगे, आप अभी जहाँ पे हैं उसके आसपास का वातावरण क्या है। जैसे अभी आप घर में होंगे तो आप पारिवारिक वातावरण के अंदर हैं, अगर आप थोड़ा घर से बाहर मोहल्ले में चले गए तो फिर आप एक सामाजिक वातावरण में हैं, अगर आप विद्यालय में चल गए तो आप शैक्षिक वातावरण में हैं, अगर आप किसी नेता के रैली में चले गए तो आप राजनैतिक वातावरण में चले गए। तो यही चीज़ बता रहा है कि वातावरण कई प्रकार के होते हैं। शैक्षिक वातावरण होता है, व्यावसायिक वातावरण होता है, सामाजिक वातावरण होता है, राजनीतिक वातावरण होता है। तो इन अलग अलग वातावरण में खुद को कैसे समायोजित कर सकें, मतलब इन अलग अलग वातावरण में अच्छे से कैसे परफॉर्म कर सके, अच्छे से कैसे रह सके, इसमें रहने के लिए भी हमें निर्देशन सहायता प्रदान करता है। निर्देशन के द्वारा हमको किसी भी प्रकार का वातावरण मिले उसमें हम एडजस्ट कर जाते हैं, उसमें आसानी से रह लेते हैं। तो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर आपका है निर्देशन के आधार पर छात्रों को उनकी योग्यता के अनुरूप अवसरों को उपलब्ध कराने में सहायता प्रदान की जाती है तथा उनकी विद्यालय संबंधी समस्याओं के संदर्भ में वांछित सुझाव दिए जाते हैं। व्यवसायिक क्षेत्र में व्यक्ति की रुचि अभिरुचि आदि के अनुरूप अवसरों के संबंध में जानकारी प्रदान की जाती है तथा समाज की विषम परिस्थितियों से धैर्यपूर्वक सामंजस्य करने हेतु भी सहायता प्रदान की जाती है। तो यही बोला जा रहा है कि आप अगर अलग अलग किसी भी वातावरण में हैं तो आपको कुछ सुझाव दिए जाते हैं, कुछ चीज़ें बताई जाती हैं जिससे आप अलग अलग प्रकार के इन्वायरमेंट में एडजस्ट कर जाते हैं। उदाहरण इसमें क्या दिया है कि जैसे अगर आप विद्यालय में हैं तो आपको विद्यालय में जो समस्या आती है तो टीचर आपको बहुत सारे सुझाव देता है, आपका काउंसिल मतलब आपको बताता है और आपका जो समस्या है उसका समाधान करता है। अगर आप किसी व्यवसायिक क्षेत्र में हैं, कोई कंपनी वगैरह में जॉब वॉब कर रहे हैं तो जो आपका सीनियर होगा वो आपको समस्या का समाधान बताएगा, आपके रुचि अभिरुचि के अनुरूप आपको अवसर उपलब्ध कराया जाएगा, जॉब निकलेगी उसमें आप अपने रुचि के अनुसार जा पाएंगे। समाज में रहेंगे तो जो समाज के लोग हैं वो धैर्यपूर्वक कैसे आप समाज में हो रही गतिविधियों के साथ खुद को समायोजित कर सकते हैं वो चीज़ें आपको बताई जाएंगी। तो यही चीज़ बोला जा रहा है कि वातावरण में समायोजित होने में सहायता प्रदान होता है। जैसे एक उदाहरण यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, अल्प वेतन पर नौकरी करने की व्यवस्था। आप देखे होंगे कि बहुत कम पैसे में भी आज जॉब करना पड़ता है क्योंकि बहुत ज़्यादा बेरोजगारी है और जॉब करना मजबूरी है। तो क्या होता है आदमी अंदर से फ्रस्ट्रेट हो जाता है, परेशान हो जाता है। तो ऐसे स्थिति में उसको समझाया जाता है कि देखो जब तक अच्छी नौकरी नहीं मिल जाती है तो तक कम वेतन वाला ही कर लो, कुछ ना कुछ पैसा तुमको मिलेगा ही। तो निर्देशन के द्वारा कम वेतन के जगह पे ही वो समायोजित अपने आप को कर पाता है। आज नौकरी के अवसर कम हैं और जनसंख्या ज़्यादा है, जैसे कि 5 पोस्ट निकलता है और उस 5 पोस्ट को भरने वाले लोग 5000 होते हैं। तो अगर बहुत ज़्यादा लोग होंगे और पोस्ट बहुत कम होगा तो भी व्यक्तियों को बहुत ज़्यादा समस्या लगेगा। तो उनको निर्देशन दिया जाता है कि पोस्ट कितना भी ज़्यादा है उससे क्या मतलब है, अगर तुम पढ़ने में तेज़ हो, तुम्हारे में कैपेबिलिटी है तो तुम अपना एक पोस्ट तो ले ही लोगे, क्योंकि अगर नंबर ले आते हो तुम्हारा सिलेक्शन तो होना ही है। तो निर्देशन के माध्यम से समायोजित करने का काम किया जाता है। छात्र को अधिगम में भाषा संबंधी समस्या आना, जैसे कोई बच्चा क्लास में पढ़ रहा है, उसका टीचर मान लीजिए हिंदी में शुद्ध हिंदी में पढ़ा रहा है और बच्चा जो है वो अंग्रेजी मीडियम का है, जो स्टूडेंट है वो अंग्रेजी मीडियम का है, इंग्लिश मीडियम का है। तो उसको हिंदी में अगर उसका टीचर पढ़ा रहा है तो उसको अच्छे से समझ नहीं आएगा, तो वो अपने टीचर से बोलता है कि सर आप पूरा हिंदी में पढ़ाते हैं और मैं इंग्लिश मीडियम से पढ़ा हुआ हूँ, तो प्लीज़ आप इंग्लिश में पढ़ाइए, वरना आप जो एक्सप्लेन कर रहे हैं, जो बता रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है।
तो टीचर क्या करेगा, वहाँ पे उसको कुछ सुझाव देगा, कहेगा तुम हिंदी भी थोड़ा तेज कर लो, थोड़ा थोड़ा जानना शुरू कर दो, क्योंकि तुम भारत में रह रहे हो तो हर जगह तुमको इंग्लिश नहीं मिलेगा, बहुत जगह तुमको हिंदी में भी चीज़ें मिलेंगी। तो अगर तुम हिंदी नहीं सीखोगे तुम्हारी एक कमजोरी होगी, तुम हिंदी सीखो। और दूसरी तरफ उसको क्या करेगा कि हिंदी सीखने में मदद भी प्रोवाइड कराएगा कि कैसे वो जल्दी हिंदी सीख सकता है, उसको चीज़ें बताएगा, प्रोसेस बताएगा। और एक ऑप्शन और है कि वो इंग्लिश के मटेरियल उसको उपलब्ध करा सकता है ताकि वो मतलब जल्दी से समझ जाए। लेकिन जो परमानेंट सॉल्यूशन उसका होगा ये होगा कि वो हिंदी भाषा को भी सीखना स्टार्ट कर दे। तो इस प्रकार से सजेशन के द्वारा अलग अलग वातावरण में समायोजित होने में निर्देशन हमको मदद प्रदान करता है। जो तीसरा बिंदु है वो क्या है, योग्यता अनुसार शैक्षिक एवं व्यावसायिक अवसरों की जानकारी प्रदान करना, टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट एजुकेशनल एंड वोकेशनल अपॉर्चुनिटीज़। अब एक व्यक्ति है तो उसके अंदर क्या होगा, एक अलग प्रकार की योग्यता होगी, एक अलग प्रकार की योग्यता होगी। कैसी योग्यता होगी, अलग प्रकार की। समाज में बहुत सारे व्यक्ति हैं, ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, ये सब व्यक्ति हैं। तो सबके अंदर एक ही प्रकार की तो योग्यता नहीं होगी, सबके अंदर अलग अलग प्रकार की योग्यता होगी। तो किसी के अंदर टीचर बनने की योग्यता है, किसी के अंदर डॉक्टर, किसी के अंदर इंजीनियर, किसी के अंदर वकील, किसी के अंदर नेता बनने की योग्यता है। तो सबको हम उसके अनुसार व्यवसाय के अवसर प्रोवाइड कराएंगे निर्देशन के द्वारा। जिसके अंदर टीचर बनने की योग्यता है उसको हम बताएंगे कि तुम बीएड कर लो, टीचर बन जाओगे। जिसके अंदर डॉक्टर बनने की योग्यता है उसको हम बोलेंगे एमबीबीएस करो। जिसके अंदर इंजीनियर बनने की योग्यता है उसको सजेशन हम देंगे कि तुम बीटेक करो। जिसके अंदर वकील बनने की योग्यता है उसको हम बोलेंगे एलएलबी कर लो। जिसके अंदर नेता बनने की योग्यता है उसको बोलेंगे तुम एमए पॉलिटिकल साइंस से कर लो। तो इस प्रकार सजेशन देके हम योग्यता के अनुसार शैक्षिक और व्यावसायिक अवसर उनको प्रोवाइड कराने का काम करते हैं। प्रत्येक के बालक कुछ विशिष्ट वंशानुगत यानी जन्म से विशेषताओं को लेकर जन्म लेता है। किसी के अंदर जन्मजात सिंगर बनने की कला होती है, नेता बनने का गुण होता है, यही चीज़ बोला जा रहा है। तथा जन्म के उपरांत और जन्म के बाद भी अपने सामाजिक परिवेश से भी अनेक प्रकार की बौद्धिक, संवेगात्मक, गतिशील विशेषताओं को भी बच्चा अर्जित करता है। कुछ तो जन्म से ही गुण होता है और कुछ समाज में आकर समाज से इंटरेक्ट कर कर वो विभिन्न चीज़ों को सीखता है। तो व्यक्ति का जो समस्त व्यक्तित्व होता है इन विशेषताओं का ही परिणाम होता है। डेवलपमेंट का फार्मूला क्या होता है, हेरिडिटी गुणते इन्वायरमेंट बराबर डेवलपमेंट। तो जो हमारा व्यक्तित्व होता है वो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का गुणनफल होता है। फिर इसके बाद क्या होता है कि व्यक्ति के विकास की गति को तीव्र करने के लिए यह नितांत आवश्यक है कि उसमें निहित विशेषताओं का समुचित अध्ययन किया जाए। देखिए, यदि व्यक्ति का विकास कराना है उसकी योग्यता के अनुसार तो उसमें जो विशेषताएं निहित है, व्यक्ति के अंदर जिस प्रकार का गुण है, जिस प्रकार का कौशल है, आगे तो निर्देशनकर्ता को क्या करना होगा, उसका अध्ययन करना होगा। वो अध्ययन कुछ विधियों के द्वारा कर सकता है, मनोविज्ञान के कुछ परीक्षण होते हैं उनके द्वारा कर सकता है। और उसके गुण और कौशल का जब निर्देशनकर्ता पता लगा लेगा तो पता लगाने के बाद वो उसकी योग्यताओं, क्षमताओं, रुचियों, अभिरुचियों, अभिवृत्तियों के अनुरूप उसको उसी दिशा में प्रेरित कर पाएगा और उन्हें वैसा ही अवसर प्रदान कर पाएगा तथा उसके योग्यता से सामंजस्य स्थापित करवा सकेगा। उसको पता चला जब निर्देशनकर्ता जो था उस व्यक्ति के गुण और कौशल को देखना चाहा तो पता चला कि उसके अंदर शिक्षक बनने का गुण है। जो बालक है बहुत ही अच्छा एक्सप्लेन कर लेता है, किसी चीज़ों को अच्छा समझा लेता है और उसका कम्युनिकेशन भी बहुत अच्छा है, तो ये टीचर बन सकता है। तो वो उसको ऐसा सजेशन देगा। तो यही चीज़ बोला जा रहा है। अपव्यय एवं अवरोधन पर लगाम व समय का सदुपयोग भी होगा। देखिए, अगर हम व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुरूप अगर उसके व्यवसाय का चयन करने के लिए उसको या उसके शिक्षा में आगे बढ़ने के लिए उसको सजेस्ट करेंगे तो जो अपव्यय है या अवरोधन है वो चीज़ नहीं होगा। बच्चा एक ही क्लास में बार बार फेल नहीं होगा या बच्चा बीच में पढ़ाई नहीं छोड़ेगा। अपव्यय क्या होता है, कोई बच्चा किसी चीज़ में पढ़ रहा है या किसी कार्य को कर रहा है तो उसको बीच में ही छोड़ देता है, ड्रॉप आउट कर जाता है, तो बीच में छोड़ देता है। तो बीच में आदमी कब किसी काम को या पढ़ाई को छोड़ता है, जब हम उसके योग्यता, उसके रुचि के विपरीत उसको स्ट्रीम
चयन करने के लिए बोलते हैं। जैसे कि हमको टीचर बनने का बहुत इंटरेस्ट था, लेकिन हमको कोई सजेस्ट कर देता नहीं तुम वकील बनो, और उसके बाद में आके फिर हम वकील भी बन जाते। वो मेरी योग्यता को बिना देखे हुए, मेरे बिना रुचि को देखे हुए मुझे सजेशन कर देता कि तुम वकील बनो, और मैं आ भी जाता बनने। तो क्या होता, मैं एलएलबी के फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर में ड्रॉप आउट कर जाता, मैं कंटिन्यू नहीं कर पाता। लेकिन आज मैं सही रास्ते में हूँ, मैं टीचिंग के लाइन में हूँ, तो मैं पूरा इसको कंटिन्यू कर रहा हूँ, आगे तक जा रहा हूँ। तो यही चीज़ है कि अपव्यय पर भी रोक लगेगी। और अवरोधन क्या है कि भाई अगर मेरे योग्यता के अनुरूप मुझे स्ट्रीम चयन कराया गया होगा तो मैं उसमें फेल भी नहीं होऊंगा। अगर मेरा टीचिंग में इंटरेस्ट है, मैं पढ़ूंगा, पास हो जाऊंगा। लेकिन यदि मैं वकील की पढ़ाई करता हूँ रुचि के विपरीत, तो न तो पढ़ने में मन लगेगा, और जब पढ़ने में मन नहीं लगेगा तो हम फिर फेल भी हो जाएंगे। तो अपव्यय और अवरोधन पर भी इससे रोक लगता है। ये भी उद्देश्य होता है, मतलब योग्यता के अनुरूप शैक्षिक और व्यावसायिक क्षेत्र में निर्देशन देने का। और समय का भी सदुपयोग होता है। भाई व्यक्ति अपने रुचि के अनुसार समय देगा तो उस चीज़ में वो प्रगति कर पाएगा। चौथा बिंदु है व्यक्ति में निहित योग्यताओं एवं शक्तियों से परिचित कराना। टू एक्वेंट विथ एग्जिस्टिंग एबिलिटीज एंड पावर्स। जो एक व्यक्ति है उसके पास कोई समस्या आती है तो वो समस्याओं को क्यों नहीं समाधान कर पाता है, वो समस्याओं को इसलिए समाधान नहीं कर पाता है क्योंकि उसको अपनी योग्यता के बारे में पता नहीं होता है, अपनी शक्तियों के बारे में पता नहीं होता है। तो जब वो निर्देशनकर्ता के पास जाता है तो निर्देशनकर्ता उसको उसकी योग्यता के बारे में बताता है, उसके अंदर जो शक्ति होती है उसके बारे में बताता है, और जब ये चीज़ जान जाता है व्यक्ति तो फिर वो समस्या को समाधान करने में सक्षम हो जाता है। तो यही चीज़ इसमें बोला जा रहा है कि व्यक्ति में निहित योग्यताओं, क्षमताओं, कौशलों आदि से संबद्ध इन विशेषताओं से परिचित करने हेतु निर्देशन सेवाओं की भूमिका को विशेष महत्व प्रदान दिया जाता है। यह निर्देशन का प्रमुख उद्देश्य स्वीकार किया गया है कि उसकी योग्यता और शक्तियों से परिचित कराना है। जो आज का अंतिम बिंदु है वो है निहित योग्यताओं के विकास में सहायता प्रदान करना। टू असिस्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग पोटेंटिएटीज। तो देखिए, जो एक व्यक्ति है, जो निर्देशन है, उसका कार्य सिर्फ यही नहीं है कि व्यक्ति के अंदर जो योग्यता है या फिर जो शक्ति है उससे सिर्फ परिचित कराएंगे। उसके अलावा जो व्यक्ति के अंदर योग्यता है, जो क्षमता है, उसका हम विकास भी करेंगे, उन शक्तियों का विकास करेंगे, उन योग्यताओं का भी विकास करेंगे थ्रू गाइडेंस। तो इसके अंदर बोला गया है कि निर्देशन के माध्यम से व्यक्ति में निहित विशेषताओं का परिचय ही संभव नहीं है, वरन इस विशेषताओं का विकास करने में भी यह प्रक्रिया सहायक होती है। उदाहरण के लिए शिक्षा के क्षेत्र में बालकों को यह जानकारी प्रदान की जा सकती है कि शरीर की विभिन्न प्रणालियां किस प्रकार कार्य करती हैं। जैसे कि एक बालक है, उसको पता है कि जो हमारे शरीर में सिस्टम होता है, चाहे फिर पाचन तंत्र है, चाहे फिर जो भी रक्त संचार वाला सिस्टम है, वो किस प्रकार, मतलब हमारे शरीर में जो विभिन्न प्रकार के अंग हैं वो किस प्रकार से वर्क करते हैं, ये बच्चे को पता है पहले से। लेकिन अब इस जानकारी का विकास हम कैसे कर सकते हैं? इस जानकारी का विकास हम निर्देशन के द्वारा कर सकते हैं। उसको हम बता सकते हैं कि ठीक है, हमारा जो शरीर है वो कैसे वर्क करता है, लेकिन वो जब वर्क करता है तो उसमें किस प्रकार की समस्या आ सकती हैं, अवरोधन आ सकती हैं, ये चीज़ बता के उसकी जानकारी को हम बढ़ा देंगे। उसके बाद हम ये बता देंगे कि व्यायाम और पौष्टिक भोजन के द्वारा इस अवरोधों को कैसे दूर भी किया जा सकता है। तो ये सब जानकारी देके उसका हम क्या करेंगे, नॉलेज का डेवलप कर सकते हैं, उसके योग्यता का विकास भी निर्देशन के थ्रू कर सकते हैं। तो यही चीज़ बोला जा रहा है, इस प्रकार अभिव्यक्ति के वांछित अवसर उसको हम प्रदान करेंगे तो उसकी योग्यता का विकास होगा। जैसे हमको पता चला कि कोई बालक है, उसको उसका जो भाषण देने का या फिर स्पीच देने का उसके अंदर कला है, लेकिन अभी क्या है कि बालक जब ये बोलता है या अपने अभिव्यक्ति को प्रकट करता है तो थोड़ा वो नर्वस हो जाता है, कॉन्फिडेंस में नहीं बोल पाता है, या फिर एक लय के साथ नहीं बोल पाता है, मतलब एक रोचक तरीके से भाषण नहीं दे पाता। इसको बोलना आता है लेकिन अभी ये अच्छे से इंटरेक्ट नहीं कर पाता है लोगों से। तो उसको हम ऐसा अवसर प्रदान करेंगे, बार बार उसको बोलने के लिए मंच देंगे, स्टेज देंगे, तो उसका ये जो हिचक है दूर हो जाएगा और उसके अंदर जो पहले से योग्यता थी उसका निर्देशन के थ्रू विकास हो जाएगा। तो सृजनात्मक कार्य, कोई बच्चे के अंदर क्रिएटिविटी है तो उसको भी हम ऐसा अवसर देंगे और उसके संवेगात्मक संतुलन को विकास करने में उसका हम मदद करेंगे निर्देशन के थ्रू। तो आज के वीडियो में निर्देशन के उद्देश्य में हमने 5 बिंदुओं को पढ़ा और यही 5 बिंदु हमें एग्जाम में लिखने होंगे। पहला है वैयक्तिक एवं सामाजिक प्रगति से संबंधित समस्याओं के योग्य बनाना बच्चों को, और दूसरा है अपना वातावरण से समुचित समायोजन में सहायता प्रदान करता है निर्देशन। तीसरा है आपका योग्यता अनुसार शैक्षिक एवं व्यावसायिक अवसरों की जानकारी देना,
और चौथा है व्यक्ति में निहित योग्यताओं एवं शक्तियों से परिचित कराना। पाँचवा है व्यक्ति में निहित योग्यताओं के विकास में सहायता प्रदान करना। तो आज का ये लेक्चर कंप्लीट है। यदि आप चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, तो आप इसे ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। साथ ही आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिलेगा। तो यहाँ पे हमारी फैमिली काफ़ी कम है, तो इसको ज्वाइन करके आप फैमिली ज़रूर बढ़ाइएगा। ये पर्सनली मैं आपसे बोल रहा हूँ। साथ ही आप यदि इसके PDF नोट्स लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप में दिए हुए नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा।